वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। जो भी टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो अभी रिसेंट में एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे आरपीएफ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होने वाले हैं, वो भी रेलवे एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना मिस किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रीजनिंग के टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के सामने। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब कि यह दूसरा पद पहले पद से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जो यहाँ पे लॉजिक लगेगा उसी प्रकार यहाँ भी लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ई है, ई में हम कितना जोड़ दें कि जी मिल जाए। अगर हम ई में 2 जोड़ दें, यहाँ पे देखिए ई है एल ई सी टी आर आई सी, फिर उसके बाद यहाँ पे है जी एन जी ई वी टी के ई। तो यहाँ पे देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पे है के और उसके बाद ई। तो देखिए ई का प्लेस क्या होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 मिलेगा। उसी प्रकार यल, यल का कितना होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 मिलेगा। क्योंकि यल की प्लेस वैल्यू क्या होता है, अगर आपको ए से जेड तक प्लेस वैल्यू याद है, जो लेटर होता है उनका प्लेस वैल्यू याद है, आप आसानी से कर पाएंगे। ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा। यहाँ पे टी का 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 मिल जाएगा। उसी प्रकार आर का 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है आई का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे के मिल जाएगा 11। फिर यहाँ पे सी में 2 जोड़ देंगे ई मिल जाएगा 5। तो हर जगह कितना प्लस हो रहा है 2 2। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इसमें भी +2 करेंगे, यहाँ भी +2 करेंगे, यहाँ भी +2 +2 +2 +2, सब में 2 2 प्लस हो रहा है। यही लॉजिक लग रहा था पीछे। तो यानी कि क्या होता है प्लेस वैल्यू 14, 14 में 2 जोड़ेगा 14 1 15 1 16, और 16 किस पर होता है पी पे। तो पहले आएगा पी, यहाँ 2 ऑप्शन है तो पहला दूसरा कट गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है यू का 21 होता है, 21 में 1 जोड़ेंगे, यू का प्लेस वैल्यू 21, 21 में 2 जोड़ना है 21 22 23, 23 क्या होता है डब्ल्यू, 23 पर कौन सा होता है डब्ल्यू होता है ना। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच करके, क्योंकि बाकी सी भी कट गया क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा था, 2 चेक कर लिए, आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा था कि हर लेटर में +2 हमें करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे है ब्रैकेट में 14, 231, 19, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 7, 154, 15। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता करना है कि इसमें यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। जब मैं अगर यहाँ पे पता कर लूँ लॉजिक यही है, वही लॉजिक देखेंगे कि किस ऑप्शन में लग रहा है, तो हम क्वेश्चन पे ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे 14, यहाँ पे 19। तो देखिए इन दोनों से बड़ा सा नंबर क्या है 231, सबसे बड़ा है नंबर ना। तो क्या इन्हीं दोनों नंबर से बनेगा, क्योंकि बीच में भाई आपको जब भी बड़ा नंबर दिखे तो क्या पता यही है कि 19 और 14 से मिलकर बनेगा। अगर हम 14 और 19 को जोड़ दें, इन दोनों नंबर को, मतलब कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ते हैं, पहला संख्या पहले वाला स्थान और तीसरे वाले स्थान वाला। देखिए 9 4 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 33 आया। अब देखिए 33 आया, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 1। 33 का हम कितने में गुणा करें कि यूनिट डिजिट 1 मिले, यहाँ 3, अगर 3 का कितने में गुणा करते हैं यूनिट डिजिट 1 मिलता है, 7 में गुणा करते हैं, 7 3 21 की 1, देखिए यूनिट डिजिट 1 मिला ना, यही होगा 7 3 21 और 7 3 21, 21 में हासिल 2 बचा था, 21 2, यहाँ पे 21 2 23, यहाँ पे मिल गया कि नहीं 231। मतलब ये है कि प्रथम वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या को जोड़ो और 7 से गुणा कर दो। अगला यहाँ पर देखिए वही लॉजिक, देखिए 7 + 15 यहाँ पे जोड़ना है, 15 7 कितना होगा 22, और 7 से गुणा करना, 22 सत्ते 154। मिल रहा है कि नहीं तीसरा नंबर। अब यही पर लॉजिक लगाओ कौन सा ऑप्शन देगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 13 है, यहाँ पे 13 और तीसरा नंबर है 17, जोड़ो 7 3 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 30 आया, गुणा कितने से करना 7 से, करेंगे 7 0 में 0, 7 3 21 210। मिल रहा है ना तीसरा, पहला ऑप्शन यहाँ पे 30, पहला ऑप्शन में 210 मिल रहा है ना गुणा करने पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13, 210, 17। तो सबसे पहले हमने पता किया कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। पता हो गया कि प्रथम नंबर और थर्ड नंबर तीसरा नंबर जोड़ दो और 7 से गुणा कर दो। तो वही तरीका हम ऑप्शन भी लगा लेंगे। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें क्या करना है,
क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में, क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में टर्मिनेटर को ROTANTERMI के रूप में लिखा जाता है और सुपरमैन को नैम NAMRSUPE के रूप में लिखा जाता है। तो एवेंजर्स को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको घबराना ही नहीं, कैसे करना। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पहला शब्द है पूरा TERMINATOR, टर्मिनेटर है ना, इसी को क्या कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना लेटर। यहाँ पे सबको 5 5 करके पलट देना है, वही बन जाएगा। देखिए आप क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि वही अक्षर दिख रहा है, टर्मिनेटर है यहाँ ROTANTERMI, मतलब कि यही लेटर तो यहाँ पे यूज हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ पलट रहा होगा, कुछ ना कुछ लेटर, तो यहाँ पे पलट दिया जा रहा है। इतने वाले भाग को इधर ला लो, ROTAN इधर आ गया, और इतने वाले भाग को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इधर ला ले, इधर इसको ला लेंगे TERMI। तो 5 5 यहाँ पे लेटर को पलट दिया जा रहा है, यहाँ पे उल्टा कर दिया जा रहा है। तो वही देखिए बना नहीं, ROTANTERMI बन गया। तो यहीं पे यहाँ भी लॉजिक लगेगा, सुपरमैन का यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे SUPER, ठीक है, और यहाँ पे MAN मैन, यहाँ पे कितने लेटर हैं, 3 3 2 5 5 3 8 है, तो इसका मतलब 4 4 पलट जाएगा। तो देखिए SUP है और RMAN है, तो पहले 4 को पलटेंगे, एन यहाँ से इसको लेंगे NAMR, यहाँ है ना NAMR, फिर इसको लेंगे SUPE, इसको भी पलट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि जितने लेटर हैं, अगर 10 है तो 5, क्योंकि सम में किया जा रहा है ना, 8 है तो 4। अगला है अवेंजर का बताना है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम बता देंगे AVENGERS। देखिए गिने काउंट करके कितने लेटर हैं, 3 3 2 5 5 3 8, तो 4 4 पकड़ के पलट दीजिए। पलटेंगे पीछे से, SREG किसमें मिल रहा है, SREG मिल रहा है, गलत हो जाएगा, SREAG ये भी गलत हो जाएगा, SREAG। यहाँ पे देखिए हाँ देखिए यहाँ पलटा ना, SREG मिला, और फिर उसके बाद ये पलटा जाएगा AVEN, कौन सा मिल रहा है, SREG A और VEN, SREG। उसके बाद देखो जी के बाद ए है, जी के बाद यहाँ पे SREG, फिर उसके बाद AVEN। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे जी किसी ऑप्शन में नहीं रखा ना, अगर VEN यहाँ भी है, VEN यहाँ पे है, VEN यहाँ भी है, VEN यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आएगा पहले क्या A, फिर यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हम दूसरा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हमने जो ऑप्शन बनाया यहाँ पे थोड़ा लेटर में आगे पीछे हो गया है, तो सिंपल सा क्या करना है, 4 4 को पलटना था बस। यहाँ पे AVEN को पलट देंगे। देखिए यहाँ पे 4 4 थे ना लेटर, AV 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 थे, 4 4 को पलट देना था। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे हमने जो लेटर रखे थे वहाँ पे आगे पीछे रखा था, तो यहाँ पे SREAG यही राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रांड को DTYPF और टावर को VMYCT लिखा जाता है, तो उसे भाषा में स्टडी को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है कि इसको ब्रांड, यहाँ पे शब्द BRAND, ठीक है, ब्रांड लिखा गया है। अब उससे बनाया क्या गया, DTYPF। तो यहाँ से बी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और डी का 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 मिलेगा। आर का कितना होता है, 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तभी 20 मिलेगा, क्योंकि टी का क्या होता है 20। अब यहाँ ए है, ए में ये क्या, ए से हम वाई कैसे जा सकते हैं, ए से वाई अगर जाए तो बहुत ज़्यादा जाएंगे आगे, अगर पीछे जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अगर इसमें 2 घटा दें, देखिए ए है, ए में 2 घटाएंगे तो वाई मिलेगा, क्योंकि ए वाई क्या होता है 25, एक घटाएंगे जेड पे जाएंगे, फिर उसके पहले जेड 26 होता है, उसके पहले 25 मिल जाएगा। अब उसके बाद एन में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 14, एन का 14 होता है, पी 16 मिल जाएगा। यहाँ पे डी में 2 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी आर और एन डी ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है जिनको बोलते हैं व्यंजन, और ए क्या है, ओवेल। तो ओवेल में 2 घट रहा है और कॉन्सोनेंट में 2 जुड़ रहा है, तो वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। देखिए यहाँ भी लगा हुआ TOWER, तो इससे क्या बना, VMYCT। टी क्या होता है,
कॉन्सोनेंट यहाँ पे 2 जोड़ेगा 20, 20 2 22। ये क्या होता है हमारा, ओ क्या होता है ओवेल होता है, ओ में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे ओ का 15, इधर 2 घट जाएगा 13 मिल जाएगा। अब यहाँ पे +2, डब्ल्यू क्या होता है 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 24, 25। ई ओवेल और 2 घटाएंगे तभी सी मिलेगा। और आर क्या है 18, 18 प्लेस वैल्यू होता है, 2 जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि यहाँ देखिए ओ और ये ओवेल है, ओवेल में 2 घट रहा है और व्यंजन में 2 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी स्टडी को ऐसे निकाल लेंगे, STUDY, एस में 2 जोड़ेंगे, टी में 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये ओवेल कॉन्सोनेंट है, यू ओवेल है, इसमें 2 घटा देंगे। और डी क्या है कॉन्सोनेंट, वाई भी क्या है कॉन्सोनेंट। अब ये देखिए यस का कितना होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 21 यू पे होता है क्योंकि यू का प्लेस वैल्यू 21। ठीक है क्या होता है 20, 20 में 2 जोड़ेगा 22। अब उसके बाद यू -2 करना है तो कितना हो जाएगा यू यू कितना होता है 21, 21 में 2 करना है तो क्या हो जाएगा इसका 19। ठीक 19 का प्लेस वैल्यू क्या होता है यस, तो क्या है UVS, UVS किसमें है UVS, UVS इसमें किसी ऑप्शन में तीनों ऑप्शन में तो नहीं है ना, पहले तीनों कट गया बचा सिर्फ एक ऑप्शन, यही एक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि डी में 2 जोड़ेंगे 4 2 6, 6 का क्या होता है एफ, और वाई में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई, एक जोड़ेंगे 6 जेड 26, फिर एक और अगला जुड़ जाएगा ए, क्योंकि ए मिल जाएगा क्योंकि ए बचेगा ना। वाई क्या होता है 25, 25 में 2 जोड़ना है तो 25 + 1 + 1, 25 में एक जोड़ेगा 26, 26 किस पर होता है जेड, अब जेड के आगे जाएंगे तो क्या मिलता है ए ही तो मिलेगा, और 1 प्लेस वैल्यू किसका होता है ए का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तब जो अंग्रेजी शब्दकोश है, जो डिक्शनरी हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। जैसे शब्दकोश में आते हैं रखे जाते हैं लेटर शब्दों को, उसी प्रकार यहाँ भी दर्शाना है। सबसे पहले हम पकड़ेंगे यहाँ पे पहले पहले लेटर, यहाँ पे पहला आई और एन है, यहाँ भी पहला क्या है आई और एन, यहाँ भी पहले क्या है आई और एन, यहाँ भी पहले क्या है आई और एन, आई और एन, सब में आई एन सेम है। अब उसके बाद भी देखना होगा आपको, उसके बाद क्या है यहाँ पे यस, यहाँ पे वी, यहाँ पे जी, यहाँ पे आई, यहाँ पे टी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला लेटर कौन सा मिलता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो सबसे पहले लेटर जी मिलता है क्योंकि जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7। ठीक तो सबसे पहले कौन सा आएगा तीसरा वाला नंबर, यहाँ भी 3 सब में है। अब उसके बाद देखो सबसे पहले क्या आया तीसरा, अब उसके बाद जी आया तो जी के बाद यहाँ पे देखियो आई है, आई के प्लेस वैल्यू क्या होता है 9, और 9 फिर सबसे पहले आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे यस, यस क्या होता है 19, 19 उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा 19 होता है। और लेकिन यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे टी क्या है 20, यहाँ पे हमारे पास टी क्या है 20 मिलता है, टी क्या होता है हमारे पास 20, यहाँ पे हमारे पास टी क्या होता है 20 होता है, और यस होता है 19, तो 19 पहले आएगा यहाँ पे 3 4 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद 20 आ गया, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, चौथा आ गया है। अब पांचवा फिर आएगा क्योंकि यहाँ पे टी क्या होता है 20, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, यहाँ पे पांचवा आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए किसमें ऑप्शन है 3 4 1 5, देखिए 3 ए तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 3 4 ए भी नहीं हो सकता, 3 4 1 5, यहाँ पे 3 4 1 5, तो तीसरा ऑप्शन मिल रहा है ए भी नहीं हो सकता, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे 1 2 को पकड़ करके ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो वहां पे आप आसानी से ऑप्शन को टिक कर देंगे ताकि आप सेकंड्स में क्वेश्चन कर पाए, आपका एग्जाम में समय बच जाए। ठीक है तो यहाँ पे भी हम आगे भी ऐसे कर लेंगे। 5 तो आ ही गया था, अब उसके बाद क्या बचेगा फिर 5 के बाद दूसरा ही नंबर तो बचेगा क्योंकि v का प्लेस वैल्यू 22 होता है, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, यही है 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2, इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है डी कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा आर कॉमा जे, फिर यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वैल्यू प्राप्त करना है। तो सबसे पहले लॉजिक ढूंढेंगे कि यहाँ पे क्या डी से बी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर डी से हम 2 घटा दें, डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, बी का कितना होता है 2, एक्स का कितना होता है 24। हम अल्फाबेटिकल सीरीज जब पढ़ते हैं रीजनिंग में वहीं पर मुझे प्लेस वैल्यू याद होती है, आर का कितना होता है 18 और जे का कितना होता है 10, तो डी में 2 घटाएंगे तभी तो 2 मिलेगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे बी है, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, अब 2 में जब ज्यादा ऐड करेंगे तो बहुत जोड़ना पड़ेगा, अगर हम घटा दें तो आसानी होगी ना। अगर हम इसमें 4 घटा दें तो देखिए डी का क्या होता है 2, अब 2 प्लेस वैल्यू होता है, बी का कितना होता है 2, अब 2 इसमें से घटाएंगे तो किस पर जाएंगे, हम जाएंगे जेड पे, क्योंकि पहले 1 घटाएंगे तो ए पे आएगा, फिर 1 घटाएंगे जेड पे आएगा, अब जेड से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा
जेड का कितना होता है 26, 2 घटाएंगे 24 मिल जाएगा, तो 24 यक्स ही होता है, इसलिए हमें 2 यहाँ पे घटाना पड़ा, 2 यहाँ पे, मतलब 2 2 4, 4 घटाएंगे। अब उसके बाद यक्स से कितना घटा दे, यक्स का कितना होता है 24, 24 से 18 आसानी से मिल जाएगा, अगर 6 घटा देंगे 24 6 18। अब उसी प्रकार यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 10 है, 18 में से कितने घटा 10 मिल जाए, यहाँ पे घटाना पड़ेगा 8। तो यहाँ पे क्या और लॉजिक लग रहा है, पहले 2 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 8 माइनस, तो फिर यहाँ पे भी कितना माइनस करना होगा 10 माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 2 का लॉजिक लग रहा है, हर बार अंतर डिफरेंस जो मिल रहा है 2 का अंतर मिल रहा है, क्योंकि 6 2 8, 8 2 10, हर जगह 2 2 का अंतर मिल रहा है। यहाँ पे जे है 10, 10 में से 10 गया क्या आता है 0, पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे साथ पीछे आ जाएंगे वहां पे जब 10 में से 10 पूरा घट जाएगा तो क्या बचेगा, जेड बचेगा, ए तो बचेगा ही नहीं, ना वाई बचेगा, ना एक्स बचेगा, तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जेड ही बचेगा, क्योंकि एकदम घट जाएगा तो एकदम पीछे बचेंगे। जब जो सीरीज होती है ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 होती है, यहाँ पे जो जेड से स्टार्ट होता है जेड वाई एक्स, पीछे से स्टार्ट, ये होता है 0, ये होता है -1, ये होता है -2, यहाँ एक्स एक्स 24, उसके बाद 23 डब्ल्यू। जब पीछे सीरीज जाते हैं तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे -2। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए यहाँ पे 29, 65, 95, 119, क्वेश्चन मार्क, 149, 155। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। तो देखिए 29 है, यहाँ पे है 65। अगर हम 29 में यहाँ पे 65 है, एकदम नजदीक है, कितना नंबर जोड़ दें 65 मिल जाए। यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 9 में अगर यूनिट डिजिट को देखें 9 में कितना जोड़ें 5 मिल जाए, 9 में 6 जोड़ना पड़ेगा कि 9 6 कितना होता है 15, तो 15 के यूनिट डिजिट 5 मिलेगा ना। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 2 1 3, और 3 में 3 जोड़ दूंगा कितना मिल जाएगा 6, तो यहाँ पे देखिए ये भी मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 29 में हम कितना जोड़ दिए 36। अब 65 में कितना जोड़ देंगे 95 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 30 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 5 में 0 जुड़ेगा तभी तीनों डिजिट 5 आएगा, और 6 और 3 9, तो यहाँ पे 30 जुड़ा। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे 5, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का मिला, यहाँ पे 36 फिर जुड़ा, यहाँ पे 6 30, और 30 और 6 मतलब कि 6 6 का अंतर आ रहा है कि नहीं, 6 का अंतर आ रहा है ना, 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर आएगा, यहाँ भी 6 का अंतर है, 6 घट रहा है ना, क्योंकि 36 में 6 जाएगा 30, और 30 में 6 जाएगा क्या मिलेगा 24, यहाँ पे 24 ऐड होगा, 5 4 9 और 9 2 11। अब यहाँ पे देखिए 24 में 6 का अंतर करना है, 24 में 6 का कितना आएगा 18, तो यहाँ पे इसको 18 यहाँ पे जोड़ना है, 9 8 17 के साथ हासिल 1, और 11 1 12, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 11 में 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 11 1 12। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 है, 1 1 जुड़ेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। 119 है ना, 119 में मुझे 18 जोड़ना है, तो देखिए 18 9 8 17 के साथ हासिल 1, और 1 और यहाँ पे 1 जुड़ेगा, 18 में 1 और 1 जुड़ेगा, 1 1 2, 2 में 1 हासिल था 1 3 हो जाएगा, आगे क्या हो जाए 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 37। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, 18 में 6 अंतर करना, 18 में 6 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे जब 137 में 12 जोड़ेंगे 149 मिलेगा, तो वहीं पर यहाँ भी लॉजिक मिल जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो क्या है 6, तो यहाँ पे +6 जोड़ेगा। तो यहाँ पे पहले 36 जुड़ा, फिर 30 जुड़ा, फिर 24 जुड़ा, फिर 18 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, और सब में डिफरेंस कितने सेम, डिफरेंस जो है डिफरेंस का लॉजिक सेम मिल रहा है 6 6 का अंतर से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे प्रश्न। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जेम्स यहाँ पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सैम जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एथले चार्ल्स और जेम्स का निकटतम पड़ोसी है, एस्ले और टॉम के ठीक बीच में कौन सा बैठा है। तो यह है दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, यह सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक से उठाया गया है, ठीक है। ये है यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लाया प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, अब इसको हम बनाते हैं जैसे जैसे कहता है, घबराना नहीं है दोस्तों, आपको सबसे आसान लगेगा। देखिए 6 छात्र हैं, टोटल कितने लोग हैं 6 छात्र, गोलाकार मेज के चारों ओर, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम गोलाकार मेज बना लेंगे, ठीक है, बना लिया। अब देखिए चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, टोटल कितने लोग हैं 6 लोग को बैठा देते हैं, ठीक है। 6 लोग केंद्र की ओर, एक केंद्र है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बैठा दिया, 6 लोग हम बैठ गए ना, 2 2 4 2 6 बैठ गए। अब क्या कर रहा है, जैसे देखिए जेम्स पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है,
तो देखिए इस साइड चलेंगे तो दाईं ओर होगा और इस साइड चलेंगे तो बाईं ओर होगा। तो इस साइड देखिए क्या बोला, जेम्स, तो जेम्स किसके, पीटर के, जिससे तुलना बोल रहा है उसको हम पहले रखेंगे पीटर के, तो यहाँ पे सबसे पहले रख देंगे पीटर। यहाँ पे मान लीजिए पीटर ये हैं, पीटर के दाएं से, यहाँ पे इस साइड क्या होता है, दायां से दूसरे स्थान, तो पहला ये दूसरा, तो यहाँ पे कौन, जेम्स, तो यहाँ पे बैठा देंगे किसको, जेम्स को, यहाँ पे बैठ गया जेम्स। इतनी बात क्लियर हुई, मतलब कि जेम्स जो है पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इस साइड जाएंगे दायां, इस साइड जाएंगे दायां, दूसरे स्थान पर बैठा है। अब बोला क्या, चार्ल्स, जो चार्ल्स है वह पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये पीटर है, ये पहला, ये दूसरा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, चार्ल्स, चार्ल्स बैठेगा। तो दूसरा स्थान है वो भी किससे, पीटर के बाईं ओर से, यहाँ पे दूसरे स्थान में बैठा है। अब बोला सैम जो है जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जो सैम है वह जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पे, देखिए जेम्स पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सैम, तो ये है जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ठीक, अब बोला टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, जो टॉम है वह सैम के दाएं से दूसरा, तो सैम है इस साइड जाएंगे दायां, दूसरा स्थान, ये पहला ये दूसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा, टॉम बैठेगा। बैठ गए सब लोग, तो यहाँ पे कौन बचा, अब टॉम सैम के दूसरे स्थान बैठा है, एथले। अब एथले जो है चार्ल्स और जेम्स के निकटतम पड़ोसी है, जो चार्ल्स यहाँ है जेम्स यहाँ, निकटतम पड़ोसी मतलब बीच में, कौन बैठेगा, एसले, तो यहाँ पे बैठा देंगे किसको, एसले, ASHLEY इसका स्पेलिंग है। ठीक है, अब ये बैठ गए सब लोग, जैसे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट जैसे जैसे कैसा कहता जाए वैसे आपको बैठाना जाना है। अब बोला क्या है, यहाँ पे निकटतम पड़ोसी मतलब बगल में बैठेगा। अब बोला एस्ले, एस्ले और टॉम के ठीक बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे है टॉम को के ठीक बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे एस्ले है और यहाँ है टॉम के ठीक बीच में कौन बैठा है, जेम्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स। इसका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स बैठा है। अब यहाँ पे है हमारे पास पहला, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण दिया है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या है, यहाँ पे जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व करने के बाद 10 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बताया है कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है, कि अगर हम भाग को गुणा में बदल दें और गुणा भाग में, इसका मतलब क्या, भाग और गुणा का मतलब क्या है कि जो गुणा हो भाग होगा गुणे में चेंज होगा, और गुणे के स्थान पे मुझे भाग रखना होगा, भाग के स्थान पे गुणा। और क्या है यहाँ पे बी, क्या प्लस के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे प्लस, और सी में बताएगा प्लस के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे प्लस, और डी के स्थान पे क्या बताएगा, माइनस के स्थान पे प्लस, प्लस के स्थान पे माइनस। अगर हम पहला चेक करेंगे कि यहाँ पे देखिए 25 और यहाँ पे है प्लस फिर 8 और यहाँ पे भाग है, भाग यहाँ पे है, भाग के स्थान पे क्या करना है, गुणा, यहाँ पे गुणे बदल देंगे 40। अब उसके बाद क्या है -20 और फिर क्या है गुणा, गुणा के स्थान पे क्या रखना है, भाग। अब उसके बाद क्या है 25 बराबर 10। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको लिखे गुणा कराएंगे, 25 का 20 में भाग देंगे, तो यहाँ पे 20 और 25 का भाग को किस में बदलते हैं, गुणे में चिन्ह, और ये बट क्या होता है, पलट जाता है, मतलब बटे में। तो 5 चौक 20, 5 पचम 25, देखिए बटे में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो भी संख्या बटे में है तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे भी हम दूसरा भी चेक कर लेंगे तो आपको दूसरा भी नहीं मिलेगा। अगर हम तीसरा चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है 25 और प्लस को किस में बदलना, गुणे में, यहाँ पे प्लस को बदल दिए गुणे में। अब उसके बाद भाग का चिन्ह फिर क्या है 40, अब उसके बाद क्या है -20 और यहाँ पे क्या है गुणा, गुणा को किस में बदलना है, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस 25। देखिए क्या 10 मिलता है बराबर में, देखिए 25 गुणे 8, अब भाग को किस में बदल, यहाँ पे 8, अब इसको गुणे में चेंज करके तो ये संख्या क्या होती है, पलट जाती है, जैसे हम बेसिक जानते हैं, काटे 8 पंचे 40 और 5 से काट दिएगा, 5 बच्चा 25, यहाँ पे क्या है -20 प्लस 25। अब देखिए यहाँ पे है 5, यहाँ पे 5 फिर -20 फिर प्लस 25, प्लस प्लस वाले जोड़ो, 25 में 5 जुड़ेगा, 25 5 30 और आगे क्या -20 कर देंगे, 30 में 20 जाएगा, क्या जाएगा 10। तो देखिए राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में 10 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, प्लस को गुणे में बदल दो, इस जो इक्वेशन दी है, और गुणे को प्लस में बदल दो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 10वां। तो देखिए क्वेश्चन 10वां है कि PJE यहाँ पे रेशियो, फिर RNK, फिर यहाँ पे डबल बार रेशियो, फिर DHN, फिर उसके बाद यहाँ पे FLT, फिर AMS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है,
तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा सबसे, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉगी का। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक ढूंढेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक ढूंढ रहा है। देखिए यहाँ पे पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16, 16 में 2 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 18। यहाँ पे जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है और 10 में 4 जोड़ेंगे तभी 14 मिलेगा। यहाँ ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में कितना जोड़ देंगे कि के मिल जाए, के क्या प्लेस वैल्यू क्या होता है 11, अगर हम 6 जोड़ देंगे 6 5 11। तो यहाँ पे पहले प्लस क्या हो रहा है 2 + 2 + 4 + 6। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए +2, डी में 2 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 का प्लेस वैल्यू एफ होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 8 4 12, और एन का क्या होता है 14, 14, 14 में 6 जोड़ेंगे यहाँ पे 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या मिल रहा है, पहले +2 फिर +4 फिर +6। तो उसी प्रकार ए में +2 जोड़ेंगे, एम में +4 जोड़ेंगे और एस में +6 जोड़ देंगे। तो ए में 2 जोड़ेगा क्या मिलेगा सी, और एम क्या होता है 13, 13 में 4 जोड़ेगा 17, 17 का प्लेस वैल्यू क्यू, और एस का क्या होता है 19, 19 में 6 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 25, 25 से क्या होता है वाई। क्या है सी क्यू वाई, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी क्यू वाई। तो यहाँ पे लॉजिक क्या था। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है पी ए ई, फिर उसके बाद एच सी क्यू, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास ई एस एच, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे के यू एफ, फिर एफ डी एन। तो यहाँ पे हम इसको मुझे प्राप्त करना था, कैसे लॉजिक लगेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पी का क्या होता है 16, ठीक। अब यहाँ पे 16, अब उसके बाद ए का कितना होता है, ए का कितना होता है यहाँ पे ए का 1, और ई का क्या होता है 5। तो यहाँ पे हम देखिए अगर यहाँ पे क्रॉस से गुणा, यहाँ पे 16 है, 16 में अगर एक एक जोड़ेंगे तो कम पड़ेगा ना, बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी ए ई जो है ये लॉजिक लगेगा एच सी क्यू, यहाँ पे क्रॉस लॉजिक लगेगा, पी का 16 होता है और ए क्यू का 17, यहाँ पे एक जुड़ेगा। फिर ई का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई का कितना होता है 5, 5 में 3 जुड़ेगा तभी तो 8 मिलेगा +3, यहाँ पे क्या ए का सी बनेगा, यहाँ पे भी +2। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि क्रॉस में जोड़ेंगे +1 +2 +3, वही यहाँ भी लॉजिक लगेगा। देखिए ई एस एच के यू एफ, एच में देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे देखिए ई का कितना होता है 5, 5 में 1 जुड़ेगा तभी तो 6 मिलेगा। एच का कितना होता है 8, 8 में 3 जुड़ेगा तभी 3, 11 8 3 11, और एच का 19, 19 में 2 जुड़ेगा 21। मिल गया ना लॉजिक। तो उसी प्रकार यहाँ भी पता कर लेंगे एफ डी एन। तो यहाँ पे क्या करना है क्रॉस में जोड़ना है, तो सबसे पहले इसमें +1 होगा और यहाँ पे क्या होगा +2 और यहाँ पे +3। तो यहाँ पे देखिए यन में +1 होगा, यन का क्या होता है 14, 14 में 1 जुड़ेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए यन है ना, तो इस साइड देखिए यहाँ पे इस साइड आएगा तो यहाँ पे +3 होगा और यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, एफ में 1 जुड़ेगा, एफ में 6, 6 क्या होता है 7। देखिए यहाँ पे एफ डी एन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ई में 1 जुड़ा 6 मिला। अब उसके बाद एच में, यहाँ पे एच में कितना जोड़ा 3 है, 3, फिर उसके बाद क्या मिला हमारे पास, हाँ 3 जुड़ा 11 मिला। तो वहीं पर यहाँ भी करना है यन, यन में कितना जोड़ना 1, यन का कितना 14, 14 1 कितना जुड़ेगा, यहाँ पे यन का कितना होता है 14, यहाँ पे इस साइड 14 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे देखिए इस साइड जुड़े रहा है 3, यहाँ पे 14 15 16 17, 17 आएगा क्यों, जिसको बोलते हैं 17 पे क्यों। यहाँ पे कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 1, इस साइड 1 जुड़ेगा, इस साइड +3 और इस साइड +2, यहाँ पे प्लस डी में 4 जुड़ेगा, 4 4 में 2 जुड़ेगा 6, यहाँ पे क्यों एफ 1 हो जाएगा, एफ का 6, एफ में 1 जुड़ेगा 6 6 1 7, यहाँ पे आ जाएगा जी। तो क्यू एफ जी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्यू एफ जी। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, इस वाले लेटर को इस साइड +1 करो और यहाँ पे इस वाले लास्ट वाले को इस साइड +3 करो, बीच में 2 प्लस कर दो, इसका ए लॉजिक लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे है 120, ठीक। अब उसके बाद 120, फिर उसके बाद कॉमा 121, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 128, फिर उसके बाद हमारे पास है 141, फिर कॉमा 160, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है 120 में एकदम बगल में नंबर है ना, एक ऐड होगा 120 में 1 जुड़ेगा 121। अब उसी प्रकार 121 में 128 करीब है, कितना जोड़ देंगे 128 मिल जाएगा 7 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक कितने का अंतर मिल रहा है, 1 और फिर 7, 1 और 7 के बीच का अंतर कितने का 6 का है ना अंतर, कितने का अंतर है 6 प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ भी 6 प्लस होगा, तो 7 में 6 प्लस होगा कितना हो जाएगा 7 7 13। तो देखिए 8 में 13 जोड़ेंगे 8 128 में 13 जोड़ेंगे 141 मिल जाएगा। अब यहाँ भी वही लॉजिक मिलेगा, 6 का अंतर, 13 में 6 जुड़ेगा 19, तो यहाँ भी 160 141 यहाँ पे
19 जुड़ेंगे, 9 1 10 की 0 हासिल 1 4 1 5 1 6 और 1 1 उतर जाएगा। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, 19 में का 6 में जोड़ देंगे, 19 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 19 में 6 जोड़ेंगे 9 6 15 5 हासिल 1 1 1 2 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 25, 25 160 में 25 जुड़ेगा 5 6 2 8 और हासिल 1 है, कितना आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 185। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले जुड़ा 1 फिर 7 फिर 13 फिर 19 फिर 25, कैसे पता कर लिया कि यहाँ पे पहले हमारे पास 6 का डिफरेंस मिल रहा है, कितने का 6 का अंतर आ रहा है। तो यही नंबर यहाँ पे क्योंकि एकदम पास पास के हैं तो यहाँ पे जोड़ने से ही यह सीरीज बनने वाली है। अगर नंबर थोड़ा एकदम नजदीक है तो आप समझ जाइए वहां पर जुड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास सेलोलिज्म का क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास सेलोलिज्म का है। देखिए कथन क्या दिया है, सभी पेंसिल छड़ी हैं, अब भी क्या है कुछ छड़ियाँ नोट्स हैं, और सी क्या है सभी डायरियाँ नोट्स हैं। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम 150 की वैल्यू मानते हैं। जो सभी देता है आल वाला वो पहले 100 फिर 50, और जो कुछ होता है कुछ वाला कुछ सम मतलब सम वाला वो कितना देता है 50 और 50। अब ये सभी है ये 100 और ये 50, तो उसी से हम मेल करेंगे। देखिए कुछ वाला क्या देगा 50 और डायरी भी 50, कुछ वाला क्या 50 और ये भी 50, 50 100 मान करेंगे, कुछ वाला ये भी 50 और ये भी 50। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैसे मिलाएंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है निष्कर्ष, कुछ नोट्स डायरी, नोट्स और डायरी को मिलाएंगे। कहाँ है नोट्स ए है और डायरी कहाँ ए है। ठीक, तो यहाँ पे नोट्स और डायरी ए है। ठीक, तो यहाँ पे नोट्स कितनी है 50, 50 से 50 बनाया जा सकता है, और डायरी कितनी है 100, 100 से भी 50 बना सकता है। तो यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या, कुछ छड़ी पेंसिल है, छड़ी कहाँ है यहाँ पे और पेंसिल कहाँ है यहाँ पे, इसी में है ना। तो ये 50 है, 50 से छड़ी बन सकती है और 100 से पेंसिल 50 बना जा सकता है। देखिए 100 से आप 50 बना सकते हैं, ले 50 100 से 50 बन सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बन सकता भाई ना। 100 से आप आसानी से, क्योंकि 100 में 50 है, 50 से 100 में 50 में 100 नहीं होता, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 100 50 मान के। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल 100 है, 100 से 50 बना सकते हैं, 50 से 50 भी बन सकता है। अगला है कुछ डायरी छड़ी है, अब डायरी कहाँ है यहाँ और छड़ी कहाँ है यहाँ। तो ये है सभी और सभी में, देखिए यहाँ पे सभी और सभी। ठीक है, यहाँ पे डायरी कितना 50, डायरी कितना है यहाँ पे 100, 100 से 50 बन सकता है, छड़ी कितना 50, 50 से बन सकता है 50। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सभी है, सभी में यहाँ पे जो एक कॉमन वैल्यू जो होती है उसका 100 मान होना चाहिए। तो यहाँ पे जो छड़ी है कहाँ, यहाँ पे छड़ी यहाँ है और यहाँ पे इसमें डायरी यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं, यहाँ पे पेंसिल यहाँ छड़ी यहाँ डायरी कोई कॉमन नहीं है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है। तो ये ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों अनुसरण यहाँ पे करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात आप सिलोजिज्म का क्वेश्चन अगर 150 मान के करते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। 7 व्यक्ति ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए ये दिशा होती है उत्तर और नीचे दिशा होती है साउथ, मतलब जिसको बोलते हैं दक्षिण। ऊपर की ओर देखते हैं तो उत्तर देखते हैं, मुख करके बैठे हैं। ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तथा डी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी डी का निकटतम पड़ोसी है और इसी का निकटतम पड़ोसी है नहीं है, और एफ के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है। तो जो क्वेश्चन है हमारा यह है सिटिंग अरेंजमेंट का, जब हम पढ़ते हैं पंक्ति वाइज बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं, पंक्ति वाइज। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बैठाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बोला 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे मुझे सभी लोगों को उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर करके मुख करके यहाँ पे मुझे बैठा देना है। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे सरल कर दिया कि आपको सभी को उत्तर दिशा की ओर बैठाना है। ठीक है, 7 लोग हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीर से क्या दर्शाता है, उत्तर की ओर लख रहे हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 लोगों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक और बैठ जाएंगे, कौन 7। ठीक, बैठ गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे कहता है वैसे बैठाते हैं। देखिए ए जो है बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ए जो है बाएं से दूसरे स्थान पे। अब देखिए ए इस साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक, और ए होता है हमारा राइट, होता है राइट साइड।
अब कह रहा है ए बाएं से, इस साइड जाएंगे बायां, ए बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ए पहला ए दूसरा, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे किसको, ए को, ए बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक, बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। इस साइड भी क्या होता है, लेफ्ट, ही बाएं से दूसरा स्थान। अब उसके बाद बोला है कि ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए है, यहाँ पे सी रखना होगा, तभी तो यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे, तभी तो यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठेंगे ना, मतलब ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब क्या बोला है, जैसे जैसे बोलता है उसे आपको लिखना है। अब बोला डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति, अगर यहाँ पे हम डी रख दें और यहाँ पे एफ रख दें, तो यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति हैं कि नहीं, 1 और 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे डी नहीं रहेगा, यहाँ पे डी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति बोला है बैठाने को ना, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डी को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे एक बात और देखिए, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे पूछा था, और यहाँ पे बोला है देखिए डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे देखिए डी है रख दिया और एफ यहाँ पे 3, 1 2 3 बैठा दिया। अब उसके बाद क्या बोला, डी ए का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे देखिए डी को यहीं पे रखना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आगे बात से क्या पता चल रहा है कि डी ए का निकटतम पड़ोसी है। डी को तो यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन आगे पढ़ने के बाद पता चला कि डी को हमें ए के पास रखना होगा, क्योंकि ए का निकटतम पड़ोसी है। अगला है बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये है कि जो बी है वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या बोला है, निकटतम, सॉरी यहाँ पे बोला निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि बी डी का निकटतम पड़ोसी है, डी का ना, तो डी के बगल आएगा बी, क्यों, क्योंकि निकटतम पड़ोसी का मतलब है कि उसको बगल में बैठाना है। अब क्या बोला है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के बगल ई को नहीं बैठाना है। जब ई यहाँ नहीं बैठेगा तो सिर्फ यहाँ बैठ जाएगा लास्ट में, तो यहाँ बैठ गया। अब उसके बाद बोला अब कौन बचा, ई ए डी बी सी एफ बैठ गए, अब बचा सिर्फ यहाँ पे जी, तो जी यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर, तो ये एफ है, ठीक बाईं ओर, यहाँ पे ठीक बायां ओर जाएंगे तो कौन बैठा है, जी, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाए, ऑप्शन नंबर ए 1 जी बैठेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे आपको बैठाते जाना है। आई होप यह भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर बाघ का रिलेशन है किससे, भारत से, और फिर उसके बाद पूछा विशाल पांडा का रिलेशन क्या है, विशाल पांडा का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बाघ और भारत में थोड़ा रिलेशन पता करो, क्या रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है। तो देखिए जो भारत का बाघ क्या होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बाघ। उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऐसा देश आएगा कि जो इसका राष्ट्रीय चिन्ह विशाल पांडा होगा, तो यहाँ पे आएगा कौन सा ऑप्शन, चीन। क्या आएगा, चीन, क्योंकि चीन का जो राष्ट्रीय पशु होता है वह होता है विशाल पांडा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, या क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। क्या है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं। अब यहाँ पे 6 सदस्य हैं ए से एफ तक। बोला डी के 3 पुत्र ए बी और सी हैं, तो यहाँ पे डी के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 3, तो यहाँ पे ए होगा और फिर होगा बी, ऐसे जैसे बोला उसे रखते जाएंगे, फिर होगा सी। ठीक है, डी के 3 पुत्र हैं ए बी सी। अब देखिए पुत्र है, जब पुत्र है तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर में बंद कर देते हैं। पुत्र को स्क्वायर में बंद कर दो या तो आप त्रिभुज में बंद कर दो। अब इनका आपस में रिलेशन होगा ना, रिलेशन हुआ। अब 3 पुत्र, अब देखिए डी बच्चों का पिता नहीं है, इस बात का मतलब क्या है, डी जब पिता नहीं है तो इसका मतलब माँ होगी, जब पिता नहीं तो माँ होगी, तो माँ को किस में रखते हैं, सर्कल में, सर्कल में रख दिया। अब क्या बोला है कि बी के 1 पुत्र ई है। अब बोला है बी के 1 पुत्र ई है, अब ये पुत्र है तो पुत्र को किस में रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर में। अब बोला सी की 1 पुत्री एफ है और सी की 1 पुत्री एफ है, तो यहाँ पे सी की हम 1 पुत्री रख देते हैं, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर देते हैं, एफ है। अब बोला है क्या बी का एफ से क्या संबंध है, जो यहाँ पे बी है और यहाँ पे एफ है, क्या संबंध है। देखिए बी और सी आपस में क्या थे, भाई, भाई थे ना, और भाई का ये क्या है, ये भाई का क्या है, पुत्री है। इसका मतलब क्या है, एफ का क्या है, पिता,
तो ए पिता है, तो पिता का ए बी क्या था, भाई, यफ से, तो ए क्या है, यफ का सी क्या है, पिता, और पिता और बी क्या था, भाई। इसका मतलब ए है, बी का जो यफ से संबंध है, बी का यफ से, मतलब यफ से, यफ बी क्या होगा, यफ का क्या होगा, पिता का भाई, क्योंकि सी क्या है, यफ का पिता, और सी का भाई कौन है, बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता का भाई है। ठीक, तो ब्लड रिलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। यहाँ पे क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन 18 क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि 18 भारत और नई दिल्ली का एक रिलेशन है, फिर उसके बाद यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे है हमारे पास भारत और नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली जो है भारत की क्या होती है, राजधानी। नई दिल्ली क्या होती है, भारत की राजधानी। अब उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की भी क्या राजधानी, यहाँ पे राजधानी का रिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि हमने भारत और नई दिल्ली से यहाँ पे रिलेशन बैठा लिया कि नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी क्या होगी भैया, ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी भी राजधानी होगी कैनबरा। क्या हो जाएगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास अगला प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथा पद से इस प्रकार संबंधित है, जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ठीक, और यहाँ पे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। जो यहाँ पे पांचवा पद है, यहाँ पे छठे पद से कौन सा पद आएगा, छठे पद से संबंधित होगा। उसी प्रकार पहला पद यहाँ पे बोला ना कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। जो पहला पद है 18, यह किससे संबंधित है, दूसरे पद से। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए हम 18 से 45 कैसे बना सकते हैं। अगर हमें 18 से 45 बनाना है, तो अगर हम 18 को 2 से भाग दे दें, 2 9 18, 9 आया, और 9 को हम 5 से गुणा कर दें। सिंपल से क्या करना, 18 को 2 से भाग दो और जो आए उसको गुणा कर दो। 9 पचे 45 बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ भी करना होगा हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे ऑप्शन से लेंगे कि ऑप्शन में क्या आएगा कि 60 बना सकते हैं। अगर ऑप्शन है 26, 26 को 2 से भाग दूं क्या आएगा 13, 13 का 5 से गुणा करूंगा 13 पच्चीस 65, यहाँ पे 60 आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। बी को देखते हैं, बी को अगर 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 11, 11 का 5 से भाग दूं गुणा करूँ 11 पच्चीस 55, यहाँ पे 55 नहीं है 60 है, ए भी कट जाएगा। अब सी देखते हैं, बी को अगर सी को 2 से भाग दूंगा 20 को 10 आएगा, 10 का 5 से गुणा 10 पच्चीस 50, सी भी नहीं हो सकता। तो डी बचा, डी ही है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर हम डी लेंगे ऑप्शन से, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 से कितना आ जाएगा 12, 12 का 5 से भाग दूं गुणा करूंगा 12 पंचे 60, तो मिल रहा है ना यहाँ पे 60। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 24 आ जाएगा। मतलब पहली संख्या भाग देना है 2 से, फिर गुणा कर देना है 5 से, तो आपको दूसरा अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, देखिए 5, 11, 23 और फिर है एक 47, फिर 95, फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे है हमारे पास 5 से अगर हम 11 में रिलेशन पता करें, तो 5 से 11 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आसानी से सिंपल सा 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें, 5 में 2 से गुणा करूंगा 1 जोड़ दूंगा तो 11 मिल जाएगा ना, 5 दूनी 10, 10 में 1 जुड़ेगा 11। अब उसी प्रकार यहाँ भी करते हैं, 11 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 11 दूना 22, 22 में 1 जुड़ेगा 23। उसी प्रकार यहाँ भी 23 का 2 से गुणा करूंगा और 1 जोड़ दूंगा, 23 दूना 46, 46 1 47। अब उसी प्रकार यहाँ भी 47 से 2 से गुणा करना है, 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, 2 से गुणा करो 1 जोड़ दो, 2 से गुणा करो 1 जोड़ दो। तो यहाँ भी उसी प्रकार करना होगा, 2 से गुणा करना 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 की 0 हासिल, 1 दोनों 18 19, 190 आया और 1 जोड़ देना, क्या हो जाएगा 191। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मिल जाएगा मुझे 191। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 191 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए CPFG, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे रिलेशन पता करना है किससे, यहाँ पे फिर ENHE, तो यहाँ पे सबसे पहले पता करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे है सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3। और अगर हम यहाँ पे देखिए C है, P है, F है, G है, तो यहाँ पे पता करना होगा C से E कैसे मिलेगा, P से N कैसे मिलेगा, और F से यहाँ पे है F से H कैसे मिलेगा, और G से E कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना हो रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे C में 2 जोड़ दूंगा, C में 2 जोड़ेगा तभी तो 5 मिलेगा, और यहाँ पे 2 घटा दूंगा, 16 में 2 गया 14, यहाँ पे 2 जोड़ दूंगा तभी 6 में 2 जोड़ेगा 8, यहाँ पे 2 घटा दूंगा। यहाँ पे क्या लॉजिक मिल रहा है कि 2 जोड़ो फिर 2 घटाओ, फिर 2 जोड़ो फिर 2 घटाओ, +2 प्लस -2 +2 -2 करना है। तो इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार करके यहाँ पे हम पता कर पाएंगे। तो क्या है ENHE, तो क्या करना लॉजिक लग रहा, +2 करना है, फिर -2 करना है, फिर +2, फिर -2। तो E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, N का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, H का प्लेस वैल्यू 8, E का प्लेस वैल्यू 5। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 का प्लेस वैल्यू G, 14 में जोड़ 2 घटाएंगे 12, 12 का प्लेस वैल्यू क्या होता है L, H में 2 जोड़ेंगे 8 2 10, 10 का प्लेस वैल्यू J। अब उसके बाद E का 5, 5 में 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा C, क्या मिल रहा है GLJC। यहाँ पे है GLJC, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे लॉजिक क्या था, +2 करो फिर -2 फिर +2 फिर -2। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न 22 क्या कहता है यहाँ पे दोस्तों, क्या कहता है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि सुझाई गई कार्रवाइयों में से कौन से कथनों में दी गई जानकारी तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, कोई भी एग्जाम हो। अब यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन 2-3 पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कथन और निष्कर्ष से। देखिए कथन क्या है हमारे पास, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है, मतलब कि जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, या उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। यहाँ पे कथन हमें बताया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम क्या समझेंगे, देखिए अब उसके बाद कार्रवाई क्या की जा रही हैं। तो बोला है कि कौन सी तार्किक रूप से अनुसरण करती हैं। देखिए वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाना चाहिए बोल रहा है ना, यहाँ पे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। अनुसरण 1 हुआ, तो यहाँ पे कार्रवाई 1 ही है, ऐसे किया जाना चाहिए। कार्रवाई 2 पढ़ते हैं कि सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो क्या बोला था कि दिए गए कथनों पर विचार किए और निर्णय लीजिए कि सुझाई गई कार्रवाई में कौन से कथनों में दी गई जानकारी तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो यहाँ पे मुझे अलग से नहीं सोचना है, जैसे कथन में कहा रहता है उसी प्रकार सोचेंगे। देखिए दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से पड़ी है। तो भाई जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कथन जैसा जैसा कह रहा है कि जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसका मतलब वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये भी बात सत्य होगी, किसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर भाई मानो कि अगर आप गाड़ी बंद कर देते हैं चलाना तो आपको दिक्कत होगी ना, कमा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग चलना है, तो कथन जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना है। भाई इसको क्या करना है कि विषम और विषम दिनों में चलाने चाहिए, तभी तो थोड़ा प्रदूषण जो होगा कम होगा दिल्ली में, ठीक है। पहला तो सही है। अब दूसरा क्या है, सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो कथन के अकॉर्डिंग ये भी करना चाहिए, क्योंकि उद्योग और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण, तो भाई जब जो उद्योग हो रहे, जो बड़े बड़े कारखाने, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब यहाँ से प्रदूषण होता है तो यहाँ पे कथन में कहा गया है बात की वाहनों के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए वाहनों को बताया गया है, तो ये भी बात दूसरा भी निष्कर्ष करता है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ना ही 1 और ना ही 2 अनुसरण करती है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग समझें यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम माने, यहाँ पे अगर ध्यान समझें कि अगर वाहन को विषम और सम दिनों में चलाएं, ठीक, तो क्या भाई उसकी कमाई हो सकती है। कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया है तो क्या उसकी कमाई हो सकती है, क्या उसका घर परिवार चल सकता है, नहीं हो सकता ना। ये भी बात गलत है, मतलब कि ये भी अनुसरण नहीं करती। दूसरा, सरकार के नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। अगर सरकार
भाई कारखानों के काम को रोक देती है। जो सरकार में यहाँ पे कारखाने में बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, तो क्या सरकार को इससे मुनाफा होगा? अगर सरकार रोक देती है तो सरकार को फिर मुनाफा नहीं होगा, तो सरकार यह काम हरगिज नहीं करेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करती है। यहाँ पे जो कथन है कहा जा रहा है यहाँ पे एक भी कार्रवाई या अनुसरण नहीं करती है। तो समझ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगला हमारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है कि यह दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहले हमारे पास जो श्रृंखला दी है इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं। विपरीत क्रम में इसको पलट देते हैं। पहले क्या आएगा 3, फिर एफ, फिर 7, फिर उसके बाद एट द रेट, फिर उसके बाद ओ, फिर क्या है यहाँ पे स्टार, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद क्या है क्यों, फिर उसके बाद क्या है हैज, फिर यहाँ पे डॉलर, फिर उसके बाद क्या है दो, फिर एम, फिर जे, फिर प्लस, फिर आर। हो गया। सबसे पहले इसको हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। अब बोला है दाएं छोर से 10वें पद के, ये होता है लेफ्ट वाला और ये होता है राइट वाला, ठीक है। अब बोला दाएं छोर से 10वें के पद, दाएं छोर से 10वां पद काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, दाएं छोर से 10वां पद को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10वें पद से काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे दाएं छोर से। देखिए 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा ना, बताना है। देखिए 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दाएं छोर से 10वां पद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो बोला कि 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। तो ये 10वां पद है, 10वां पद की साइड जाएंगे लेफ्ट में, बाएं 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या मिलेगा एफ, लेफ्ट में क्या मिलेगा एफ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एफ करेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे आपको करना है। तो यहाँ पे हमने इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। कथन दिया गया P बराबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लिया गया है इन इक्वलिटी, जिसको बोलते हैं असमानता से उठाया गया है। और असमानता से एक क्वेश्चन आना तय होता है हर एग्जाम में, वो एग्जाम कोई भी हो। अब देखिए P इक्वल टू क्यों बराबर, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आर, फिर लेस देन इक्वल एस, फिर यहाँ पे है ग्रेटर देन इसको बोलते हैं, फिर उसके बाद टी, फिर लेस देन यू। ये है कथन। अब निष्कर्ष दो दिए गए हैं, यहाँ पे बताना कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर आप इनइक्वलिटी पढ़े हैं तो यहाँ पे इस आप क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या पहला, अगर हम यहाँ पे निष्कर्ष पहला देखें, क्यों बड़ा है यू से, तो यहाँ पे मेल करो, क्यों जो है क्या यू से बड़ा है। यहाँ पे देखिए क्यों और यू से बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा है लॉजिक, यहाँ पे लेस देन लगा है, यहाँ पे है ग्रेटर देन। ये पहला नहीं हो सकता, यहाँ पे पहला नहीं सकता है तो ये गया। यहाँ पे जिसमें पहला नहीं है ये भी चला जाएगा, यहाँ भी पहला है इसके बीच में तो ये भी चला जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर तीसरा ही बचा, केवल दो ही सत्य हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। कैसे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष क्या है, आर यहाँ पे है लेस देन पी। यहाँ पे देखिए पी और आर का रिलेशन देखो, आर देखिए पी है यहाँ पे इस साइड बराबर है, यहाँ पे बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, बराबर भी तो है पी आर के। अब जब बराबर है तो भैया आर जो है पी से छोटा और बराबर हो सकता है, बराबर तो है ही, बराबर वाली एक कंडीशन क्या बताती है बराबर का, तो छोटा भी तो हो सकता है। बराबर है तो इसका मतलब छोटा भी हो सकता है। देखिए कैसे, इस साइड तो है पी बड़ा, पी तो बराबर दिख रहा है कि नहीं आर से, तो बड़ा है ना, इस साइड मुंह खुला है तो इस साइड बड़ा होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे केवल निष्कर्ष दो ही सत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन है 6, 8, 13, 15, 27, 29, 55, 57, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन है 111, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 102 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि 6 से 8 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एकदम बगल है तो सिंपल सा क्या करना है कि देखो 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा ना। अब उसी प्रकार अब 8 से 13 कैसे बना सकते हैं, 8 से 13 कैसे बनाएंगे, 8 से 13 कैसे बनाना है, 2 से गुणा कर दो और यहाँ पे 3 घटा दो, 8 दूनी 16 और 3 मिल जाएगा 13 मिल जाएगा।
अब यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे पहले +2 किया, फिर क्या लॉजिक मिला, 2 से गुणा 3 घटाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, 3 घटा दो, तो यहाँ पे 15 दूना 30, 30 में 3 जाएगा 27 मिलेगा। अब 27 में 2 जुड़ेगा 29 मिल जाएगा। अब 29 में 2 से गुणा करूंगा, 3 घटा दूंगा, 3 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार 55 में 2 जोड़ूंगा, 55, 56, 57 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, +2 किया, फिर 2 से गुणा कर दो। 8 से 13 कैसे बना सकते हैं, 8 है आपके पास, 13 है, अगर हम 2 से गुणा कर दें और 3 घटा दें, 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 16, 8 दूनी 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, 13 मिल रहा है ना। यही लॉजिक यहाँ भी हर जगह लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी लगाएंगे, 57 में 2 से गुणा करेंगे, 3 घटाएंगे, 57 में 2 से गुणा करते हैं, 57 गुणे 2, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11, 3 घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, फिर है 1, फिर है 1, तो क्या है 1 1 1, 111। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 111 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब है यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न 26 क्या है कि दिए गए कथन और तर्क को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब यहाँ पे हमारे पास एक कथन दिया गया है और उसका कुछ ना कुछ तर्क है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कथन है और उसके बाद क्या है, तर्क है। तो यहाँ पे क्या है, बोला कथन और तर्क को ध्यान पूर्वक पढ़िए, दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन भी करना है, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्या है, कथन क्या बोला है कि पशु की लुप्त प्राय प्रजातियों को छोड़कर, पशु की लुप्त प्राय, जो मतलब कि पशु जो गायब हो जाते हैं उनकी लुप्त प्राय प्रजातियों को क्या करना है, छोड़कर, छोड़कर सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब कि जितने भी जो चिड़ियाघर हैं उन पर क्या बोलना जा रहा है कि प्रतिबंध लगाना चाहिए। और तर्क हमारे पास क्या दे रहा है, तर्क दे रहा है कि पशु मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साथ साह अस्तित्व, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मनुष्य के साथ सह अस्तित्व, जिसको बोलते हैं मनुष्य के साथ सह अस्तित्व के लिए हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लुप्त प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह है कथन, यह है तर्क। हमें जो तर्क दिया है, तर्क जैसे दिया है उसको कथन के अकॉर्डिंग ही सोचना होगा। तो देखिए, जो पशु मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साथ साहसित के लिए हैं। चिड़ियाघरों में जानवरों को मानव मनोरंजन के लिए रखा जाता है, जो गलत है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहला है कि पशु के लुप्त प्रजाति को छोड़कर सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब कैसे लगाया जाना चाहिए, क्या कह रहा है कि पशु मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साथ अस्तित्व के लिए सही है। देखिए, जो चिड़ियाघर है वहां पे जो पक्षियों को रखा जाता है, ठीक, वहां पे जब पक्षियों को रखा जाता है तो बंद करके रखा दिया जाता है, लेकिन ये बात गलत है कि हमें पक्षियों को बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए। जो भाई जो खतरनाक जानवर हैं उनको आप चिड़ियाघर में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन आप जो पक्षी हैं उनको आप नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात सही कह रहा है कि पशु की लुप्त प्रजाति को छोड़कर सभी जो लुप्त प्राणी को छोड़कर सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो बात सत्य भाई कि वहां पे मनोरंजन के लिए चिड़िया को नहीं रखा जाना चाहिए। पशु मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साथ अस्तित्व के लिए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं है, उनके साथ अस्तित्व के लिए हैं। ये बात सत्य है। ये बात जो पहला तर्क है ये कथन को मजबूत करती है, कथन को क्या करती है, प्रबल बनाती है। प्रबल का मतलब ठोस बनाती है। अब देखिए, इसी प्रकार क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, मतलब कि जो पशु हैं उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये बात सत्य है, मतलब कि जो पशु होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए और चिड़ियाघर में निगरानी में होना चाहिए, बाकी जानवरों को मुक्त किया जाना चाहिए। बात सही है कि पशु की लुप्त प्रजाति को छोड़कर सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और क्या कह रहा है, पशु मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साहसित के लिए हैं। जो चिड़िया है उनको छोड़ देना चाहिए, बाकी जो पशु हैं उनको चिड़ियाघर में रखा जाना चाहिए। ये बात सत्य है। कथन जो तर्क एक है कथन को मजबूत करती है। अब दूसरा क्या है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लुप्त प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, जो लुप्त हो गई हैं प्रजातियां, तो यहाँ हमारी चिंता की आवश्यकता है। लुप्त प्राय प्रजातियां जो बहुत नाजुक स्थिति में हैं और केवल मनुष्य ही नहीं उन्हें विलुप्त होने से रोक सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब कि जो प्रत्येक प्राणी है अगर उनका संरक्षण हो रहा है, वह जो पारिस्थितिक संतुलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। तो यहाँ पे तर्क 2 है वह भी कथन
को मजबूत बनाता है, प्रबल बनाता है, प्रबल का मतलब मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा। मतलब कि 1 और 2 दोनों जो कथनों को प्रबल करते हैं, एक और जो तर्क है कथनों को प्रबल मजबूत बनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि सरकार ने कथन क्या दिया है, कथन और पूर्ण धारणाएं। यहाँ एक ही टॉपिक है, उसी में अलग अलग यहाँ पे टाइप बटे होते हैं। अब यहाँ पे आया है क्वेश्चन कि कथन है पूर्ण धारणाएं हैं, क्या बोला, सरकार ने सभी। तो देखिए, दिए गए कथन पर विचार करना है कि तय कीजिए कि पूर्ण धारणा में कौन सी कथन में निहित है। मतलब कि यहाँ पे जो कथन दिया गया है, हमें पूर्ण धारणाएं बताना कि कौन सी पूर्ण धारणाएं यहाँ पे कथन में निहित है। अब देखिए, सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ईमानदारी से आय कर का भुगतान करें और देश की विकास प्रक्रिया में योगदान दें। तो जो सरकार है सभी नागरिकों से अपील क्या करती है कि जो सभी नागरिक हैं वह ईमानदारी से आय कर का भुगतान करें। जो सरकार आयकर लगाती है उसका भुगतान करें और देश के विकास प्रक्रिया में योगदान दें, और जो देश का विकास हो रहा है उसमें योगदान दें। अब पूर्ण धारणाएं क्या है, पूर्ण धारणाएं कह रही है कि अपील से लोगों को देश के नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये बात सत्य है कि नहीं, पूर्ण धारणाएं कि भाई जब सरकार नागरिक से अपील करेगी, ये बात सत्य है कि अपील जब करेगी तो लोगों को क्या होगा, देश के नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अगर भाई वह देश के नागरिक है बंदा, सभी, क्योंकि सभी लोग देश के नागरिक होते हैं, तो उनको सबको अपनी जिम्मेदारी है समझ में आती है ना कि हमारी जिम्मेदारी है, मुझे ये देना चाहिए। तो सरकार उन्हीं से अपील कर रही है। ये भाई पहली पूर्ण धारणा सही है। दूसरी क्या है, बड़ी संख्या में नागरिक आय कर देना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, जब सरकार उनसे अपील करेगी तो सरकार उससे अपील करेगी तो भाई जो नागरिक हैं, सभी नागरिक हैं, वह आयकर देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे दूसरा भी पूर्ण धारणा है हमारी सहयोगी कथन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए कौन सा, केवल पूर्ण धारणा एक निहित, दो निहित है, गलत। ना तो पूर्ण धारणा एक और ना ही दो, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है पूर्ण धारणाएं एक और पूर्ण धारणाएं दो दोनों निहित है। यहाँ पे जो पूर्ण धारणाएं दी थी वह कथन में दोनों निहित करती हैं, मैच करती हैं, मिल रही है। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे यहाँ पे बात भी कही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि दिए 28 क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब बोला श्री ए ने अपनी कार कब खरीदी। अब मुझे क्या पता, अब उसके कथन के अकॉर्डिंग बताना होगा ना। प्रश्न क्या है, श्री ए ने, कोई श्री ए नाम की लड़की है, उन्होंने बोला अपनी कार कब खरीदी। अब बोला यहाँ पे देखिए, निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, 18 अगस्त से पहले, लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। मतलब कि यहाँ पे है 18 और यहाँ पे है 15, दो बीच में आएंगे, एक 16 आएगा, एक 17 आएगा। आएगा कि नहीं, मतलब कि 18 अगस्त से पहले लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। 15 अगस्त से पहले नहीं तो मतलब कि 16 17 बीच में आएगा। अब पहला कथन समझ गए। दूसरा कथन क्या बोला, निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद। तो यहाँ पे 16 अगस्त के बाद क्या आता है, 16 अगस्त के बाद 17। अब उसके बाद क्या, लेकिन 19 अगस्त के बाद नहीं। तो यहाँ पे 19 अगस्त से नहीं जाना है, 17 आएगा फिर 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 16 अगस्त के बाद 17 आएगा, 18 आएगा, और बोला 19 अगस्त के बाद नहीं। ये भी बाद नहीं, मतलब पहले ही आएगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है 17, यहाँ पे भी दिख रहा है 17। तो दोनों में क्या आएगा, मतलब कि 17 17 कॉमन मिल रहा है कि नहीं दोनों में। तो यहाँ पे एक भी निष्कर्ष सही होगा, कथन एक भी और कथन दो भी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है, क्योंकि वह जो कार खरीदेगी वह निश्चित रूप से 17 तारीख को ही खरीदेगी। तो यहाँ पे दोनों कथन पर्याप्त है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास दोस्तों अगला प्रश्न, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। इनको हमें सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर हमें क्या करना है, बैठाना है, ठीक। अब जब बैठाना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, ए, जैसे जैसे उत्तर किस में बैठाना, पंक्ति में बैठाना है, ठीक। तो यहाँ पे हम पंक्ति एक बना लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पंक्ति बना लेंगे, जैसे जैसे कहता है, ठीक। अब बोला ए बी सी डी जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सभी को हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा देंगे। कितने, 7 लोग, 1 2 3 4
5, 6 और यहाँ पे 7। हमने यहाँ पे 7 लोगों को बैठा दिया। ठीक, 7 लोगों को यहाँ पे बैठा दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। किससे? ये जो बोला है कि बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, इस बात का मतलब क्या है कि ये होता है हमारा लेफ्ट वाला भाग, ये होता है हमारा राइट वाला भाग। बाएं से दूसरा, ये पहला ये दूसरा, यहाँ पे ए बैठ जाएगा। बैठा दिया हमने ए को। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है हमें, अब उसके बाद क्या बोला है, अब बोला ए बाएं से, यहाँ पे ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब बोला ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए है, यहाँ पे सी रहेगा, तभी तो इनके बीच केवल 2 व्यक्ति आएगा। इतनी सी भी बात हमारी क्लियर हुई। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब उसके बाद क्या बोला है, देखिए डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए डी और एफ, देखिए डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे होगा एफ, के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे डी रख सकते हैं, यहाँ भी एफ, यहाँ डी आ सकता था, यहाँ एफ आ सकता था। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए डी ए का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे डी को यहीं पे रखना होगा ना, क्योंकि डी ए का निकटतम पड़ोसी है। अब बोला बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा। तो अब बोला ई सी का निकटतम पड़ोसी है, ई यहाँ पे आएगा, और फिर बी बचा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब बचा कौन, सिर्फ एक आदमी बचा ना, कौन बचा, जी, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बोला, अब निकटतम पड़ोसी सी का नहीं था, तो यहाँ पे ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या बोला, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, तो यहाँ पे मुझे ई को नहीं बैठाना होगा, यहाँ पे ई नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है, बोला ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे सी के पास ही नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा बी और यहाँ पे बैठेगा ई, यहाँ पे बैठेगा ई। ठीक है, अब बोला क्या, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर, एफ के ठीक बाईं ओर हमारे पास, ठीक बाईं ओर बोला है ना, एफ के ठीक बाईं ओर। अगर यहाँ पे देखिए क्या बोला था, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे समझे, हाँ 1 मिनट। यहाँ पे देखिए जैसे बोला ए बी सी डी 4 लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, तो हमने यहाँ पे ए को बाएं से दूसरे स्थान में बैठा दिया। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब बोला डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे एफ होगा। ठीक, अब बोला डी ए का निकटतम पड़ोसी है, तो डी ए का निकटतम पड़ोसी बैठ गया, बी डी का निकटतम पड़ोसी है। अब फिर जो बी है और डी का निकटतम पड़ोसी है ना, तो डी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा बी। ठीक, यहाँ पे आएगा बी, डी का निकटतम पड़ोसी है। अब ई सी का निकटतम पड़ोसी है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, तो यहाँ पे फिर बचा क्या, और बी, यहाँ पे बी बैठ जाएगा। अब एफ के यहाँ पे बी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बचा जी, यहाँ पे जी आएगा। एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, ठीक बाईं ओर बैठा जी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वहाँ पे आप ऐसे ही बैठा लेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम सिंपल। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, डाइस से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया, एकदम सिंपल सा। देखिए क्या बोला, ग्रीन एक फेस पे ग्रीन, एक फेस पे व्हाइट, एक फेस पे रेड, एक फेस पे रेड, एक फेस पे व्हाइट, एक फेस पे ब्लू। अब बोला हरा रंग फलक के विपरीत कौन सा फलक है, यहाँ पे हरा कौन होता है, ग्रीन। अब ये यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि डाइस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको देख लेंगे। डाइस के सभी कंसेप्ट आपको सिर्फ यहाँ पे 30 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा देख लेंगे, कहीं कभी भी कोई अदर वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी हमें 2 डाइस दिए होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन एक सरफेस कॉमन है सब में। अगर एक सरफेस दिख रहे तो एक सरफेस कॉमन देखेंगे, 2 सरफेस कॉमन है 2 सरफेस। यहाँ पे देखिए व्हाइट और रेड, यहाँ पे है व्हाइट और रेड, यहाँ पे व्हाइट जो रेड है 2 सरफेस यहाँ पे कॉमन दिख रही है, तो 2 सरफेस जो कॉमन दिख रही है। ठीक, फिर जो बचा ब्लू और बचा ग्रीन, तो जो बचा उसी के विपरीत हो जाएगा, ब्लू के विपरीत क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो यहाँ पे पूछा क्या था, हरा, हरा मतलब क्या था, ग्रीन, ग्रीन के विपरीत फल कौन सा होगा, ब्लू, ब्लू मतलब नीला। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डब्ल्यू आर के फिर अलग जो इसमें कलर प्रेजेंट नहीं है, वही वाले यहाँ पे व्हाइट और रेड के विपरीत होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पे जो बचा था उसी के विपरीत बता देना है। अब यहाँ पे अगला डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन अगला
क्या है कि एक सरफेस पे 3 फिर 6 1 फिर 4 2 1 फिर 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 3 डाइस हैं। कितने हैं? 3, मोर देन 2, मतलब कि 2 से ज़्यादा डाइस हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सभी डाइस में 3 1 6 4 1 2 1 3 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जब ज़्यादा डाइस होते हैं तो यहाँ पे सभी में अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से देखें, यहाँ पे देखिए सभी सरफेस में 3 6 1 2 4 1, और यहाँ पे मुझे बताना है कि एक के विपरीत कौन होगा, एक के विपरीत क्या होगा। अगर इन दोनों डाइस को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कॉमन वैल्यू दिख रहा है, एक। यहाँ पे एक के यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक का अपोजिट क्या होगा 6, 6 का अपोजिट क्या होगा 3, और यहाँ पे एक का अपोजिट क्या होगा 2, 2 का अपोजिट क्या होगा 4, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी एक है, एक के अपोजिट क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमना है, एक के अपोजिट 3, यहाँ पे 3 के अपोजिट 2, ये हो गया। तो सिर्फ बचा एक ना, एक के अपोजिट बताना है। इस नंबर में डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे देखिए सभी नंबर प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही नहीं है 5। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक का विपरीत क्या होगा 5। अगर देखते हैं ऑप्शन में देखिए सभी सरफेस पे यहाँ पे 6 भी प्रेजेंट था, 3 भी प्रेजेंट था, 2 भी प्रेजेंट था, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंपल सा डी ऑप्शन लगा देते, सिर्फ 1 सेकंड में आपके आंसर आ जाता। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखना था कि जो सरफेस कॉमन है दो दो को पकड़ेंगे, उसी से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पे एक का विपरीत, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6 का विपरीत 2 होता, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत क्या है 3, और 4 का विपरीत 2, ठीक। और 3 का विपरीत क्या होता है 2। अब जब इस 2 को मैच कराते तब, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यही थे हमारे टॉप 31 या 30 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम लगे हुए हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या वीडियो और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की। इस वीडियो को जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।